We'll be continuing with our topic banking and its type. We have completed three main types of bank. Now I'll continue with the fourth topic, that is industrial development bank. पहले तो बात करते हैं इंडस्ट्रियल, इसका मीनिंग की हमने पढ़ा था इंडस्ट्री के बारे में। इंडस्ट्री का मीनिंग मैंने आपको क्या बताया था, जब अलग अलग कंपनीज एक टाइप का बिजनेस कंडक्ट करती है तो उसे हमने इंडस्ट्री का नाम दिया था। जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया था मारुति, हुंडई, सुजुकी, ये सारे लोग क्या करते हैं, ये सारे लोग कार मैन्युफैक्चर करते हैं। इंडिविजुअली मारुति एक कंपनी है, हुंडई एक कंपनी है, सुजुकी एक कंपनी है, बट तीनों ही तो सिमिलर टाइप का बिजनेस रन कर रहे हैं ना, तीनों ही कार मैन्युफैक्चर कर रहे हैं, तो इन लोगों को कलेक्टिवली हम क्या बुलाएंगे, इंडस्ट्री बुलाएंगे। जब अलग अलग कंपनी एक ही टाइप का बिजनेस रन करती है तो उनको कलेक्टिवली हम इंडस्ट्री बुलाते हैं। ठीक है, तो ये है इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक। ऐसे सारे बैंक जो इंडस्ट्रीज को डेवलप करवाने के लिए स्टार्ट किए गए हैं वो हमारे लिए इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक कहलाएंगे। ठीक है, अब इनका काम क्या रहेगा, जितनी भी बड़ी बड़ी कंपनीज है इनको फंड्स की जरूरत है, आइदर बिजनेस एक्सपांड करने के लिए या बिजनेस मॉडर्नाइज करने के लिए। बिजनेस एक्सपांड करना यानी बिजनेस की स्केल बढ़ाना, नए नए जगहों पर ब्रांचेस डालना, यानी बिजनेस एक्सपांड करना। मॉडर्नाइजेशन मींस बिजनेस रेफर्स टू कुछ तो भी न्यू क्रिएट करना, नई टेक्नोलॉजी लाना जिसके थ्रू आपका कॉस्ट रिडक्शन हो सके। तो नई टेक्नोलॉजी लाना हो या बिजनेस एक्सपांड करना हो, ब्रांचेस ओपन करनी हो, हर चीज के लिए हमें क्या लगते हैं, फंड्स लगते हैं। तो कमर्शियल बैंक हर लोगों को फंड्स प्रोवाइड नहीं कर सकती है, क्योंकि लोग अलग अलग पर्पस के लिए लोन लेते हैं। किसी को घर बनाना है, किसी को पढ़ाई कराना है, किसी को शादी करवाना है, किसी को गाड़ी खरीदना है, तो इतने, किसी को छोटे छोटे बिजनेस सेटअप करना है, तो इतने सारे लोन्स कमर्शियल बैंक अकेले हैंडल नहीं कर सकती। इसीलिए अलग से इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक सेटअप किया गया, जहां पर जब कंपनीज को बिजनेस पर्पस के लिए लोन लेने की जरूरत पड़ेगी, फंड्स की जरूरत पड़ेगी, तो वो कहां जाएंगे, तो वो जाएंगे इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक में। ये बैंक क्या करेगी, आपको अगर बिजनेस एक्सपांड करना है तो आपको फंड्स देगी, आपको अगर न्यू एसेट परचेस करना है, न्यू टेक्नोलॉजी परचेस करना है अपने बिजनेस के लिए, तो अगेन बैंक आपको फंड देगी। हमको अगर शेयर्स अंडरराइट करवाने हैं तो भी ये बैंक आपको अंडरराइटिंग करवा कर देती है। अब आई गेस आपने अंडरराइटिंग ऑफ शेयर्स 11th में पढ़ा होगा, बट आई स्टिल रिपीट इट वंस अगेन। आपने इतना तो कंसेप्ट हमको पता होगा कि जब कोई पब्लिक कंपनी स्टार्ट करता है तो वो फंड्स कहाँ से लाता है, वो लोगों से पैसा लेते हैं। ठीक है, लोगों को क्या कहते हैं कि आप हमारी कंपनी में पैसा इन्वेस्ट करो, हम जब जब प्रॉफिट कमाएंगे तब तक प्रॉफिट का हिस्सा आपको देंगे, यानी आपको क्या करना है, सिर्फ पैसा इन्वेस्ट करना है। उसके बाद कंपनी बिजनेस रन करेगी और जो भी प्रॉफिट आएगा तो पार्ट ऑफ प्रॉफिट विल बी शेयर्ड विद यू। ठीक है, इसके लिए रिस्क उठाना पड़ेगा। तो क्या हो रहा है, अब जब कंपनी पब्लिक में शेयर इशू करते हैं तो देयर इज अ रिस्ट्रिक्शन बाय सेबी कि जब आपने शेयर्स बेचने निकाले हैं तो उसका 90% ऑफ शेयर्स सब्सक्राइब हो जाना चाहिए। यानी फॉर एग्जांपल अगर आप कंपनी एज अ कंपनी 100 शेयर बेचते हो, यानी पब्लिक को बोलते हो कि आप हमारे शेयर खरीदो, तो 100 में से 90 शेयर बिक जाने चाहिए। अगर 89 बिके तो जितने लोगों से शेयर पर पैसा आया था ना वो पूरा का पूरा रिफंड करना पड़ेगा, ऐसा सेबी गाइडलाइन कहता है। इसका मतलब है कि अब क्या हुआ, हमने कंपनी स्टार्ट की, हमने लोगों को शेयर बेचना चालू किया, 89 लोगों ने शेयर खरीद लिया और 1% से क्या हो गया, हमारा शेयर 90% तक नहीं पहुंच पाया। ऐसे सिचुएशन में क्या होगा, हमें जितने पैसे आए थे वो लोगों को वापस करने पड़ेंगे और हम बिजनेस स्टार्ट नहीं कर पाएंगे। ऐसी सिचुएशन ना आए इसीलिए कंपनी हायर करते हैं अंडरराइटर्स। ये अंडरराइटर्स का काम क्या होता है, ये कंपनी को अश्योरेंस देते हैं कि आप अपने कंपनी के शेयर इशू कीजिए, जितना भी 90% के लिए शॉर्टफॉल होगा वो हम खरीद लेंगे। फॉर एग्जाम्पल इमेजिन कीजिए कि आपने कंपनी स्टार्ट की है, आपने शेयर्स बेचने के लिए निकाले हैं और आपने मुझे एज अ अंडरराइटर अपॉइंट किया है। अब आप जब शेयर्स बेचने गए तो आपके शेयर्स बिके पर कितना, 79%, जबकि आपको कितने सेल होने चाहिए थे आपके शेयर्स,
90% बिक जाने चाहिए थे, ठीक है, यानी 11% का शॉर्टफॉल है। अब ये जो 11% शेयर्स है आपके, ये कौन खरीदेगा? ये मैं खरीदूंगी, ठीक है, यानी मैं कंपनी में पैसा इन्वेस्ट करूंगी, ठीक है, बदले में मुझे क्या मिलेगा? मैं आपसे लूंगी बदले में कमीशन, ठीक है, और फिर जो शेयर्स मैंने खरीदे वो मैं किसी और को बाहर को बेचूंगी जो भी खरीदना चाहता है। आपसे आपको प्रेजेंट सिचुएशन में 90% सेल चाहिए था ना, नहीं हुआ, ठीक है, तो वो जो आपका 90% का जो शॉर्टफॉल है दैट विल बी कवर्ड बाय द अंडरराइटर इन एक्सचेंज ऑफ कमीशन, ठीक है। तो ये अंडरराइटिंग ऑफ शेयर्स इज आल्सो डन बाय इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक, ताकि कोई कंपनी अपना बिजनेस इजीली चालू कर सके। और परचेज ऑफ बॉन्ड्स एंड डिबेंचर्स इज आल्सो डन बाय इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक। मैंने आपको बताया था कि जब एक कंपनी स्टार्ट होती है तो हम लोगों से अलग अलग तरीके से फंड्स मांग सकते हैं। पहला तो कॉमन मेथड इज यूज्ड, दैट इज यूज्ड इज शेयर्स। उसके अलावा और मेथड मैंने आपको बताए थे बॉन्ड्स एंड डिबेंचर्स। ये शेयर्स इशू करते वक्त हम क्या कहते हैं कि आप हमारी कंपनी में पैसा इन्वेस्ट करो, हम जब जब प्रॉफिट कमाएंगे तब तब आपको प्रॉफिट का हिस्सा देंगे। यहाँ अंडरलाइन क्या है? जब जब प्रॉफिट कमाएंगे तब तब प्रॉफिट का हिस्सा देंगे, प्रॉफिट नहीं कमाया तो कुछ नहीं मिलेगा, ठीक है। इसका मतलब शेयर्स में वही इन्वेस्ट कर सकते हैं जो रिस्क उठाने के लिए रेडी है, ठीक है, बट सारे लोग तो रिस्क नहीं उठाते, तो कंपनी उनको दूसरा ऑफर देती है कि आप हमारी कंपनी में पैसा इन्वेस्ट करो फॉर अ पर्टिकुलर पीरियड, उतने पीरियड तक हम आपको इंटरेस्ट पे करेंगे और वो पीरियड एक्सपायर होने के बाद जो आपने पैसा लगाया था वो भी आपको रिफंड कर देंगे, ठीक है। यहाँ पर प्रॉफिट वर्ड आया क्या? नहीं, यानी इवन अगर कंपनी लॉस इनकर कर रही है तो भी वो आपको इंटरेस्ट देगी। तो ये जो इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक है ये कंपनी को सपोर्ट करने के लिए उनके कंपनी के डिबेंचर और बॉन्ड्स भी खरीदते हैं। ये बॉन्ड्स और डिबेंचर का जो कंसेप्ट है ये बिल्कुल सेम है। यहाँ पर क्या हो रहा है, कंपनीज लोन लेती है, देयर इज अ स्लाइट डिफरेंस बिटवीन बॉन्ड्स एंड डिबेंचर कि यूजुअली बॉन्ड्स आर इशूड बाय गवर्नमेंट अथॉरिटीज और उसके अगेंस्ट में सिक्योरिटी इशू की जाती है, यानी प्रॉपर्टी मॉर्गेज रहती है कि अगर आपका ये बॉन्ड का इंटरेस्ट नहीं मिला या आपको पैसे रिफंड नहीं हुए तो एसेट बेचकर गवर्नमेंट आपको पैसा देती है। वेयरएज डिबेंचर पर ऐसे सिक्योरिटी रहती भी है और नहीं भी रहती, क्योंकि डिबेंचर में दो टाइप से है, ठीक है। कंपेयर टू डिबेंचर एंड बॉन्ड इंटरेस्ट रेट इज हाई इन डिबेंचर, क्योंकि यहाँ पर रिस्क एलिमेंट ज्यादा है, क्योंकि ये यूजुअली कंपनीज इशू करती है, बॉन्ड्स गवर्नमेंट इशू करती है, तो यार रिस्क एलिमेंट कम है, इस वजह से यहाँ पर जो आपको मिलने वाला इंटरेस्ट है वो भी कम रहेगा। तो इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक बेसिकली फंड्स सप्लाई करती है, किस लिए? बिजनेस एक्सपांड करने के लिए या मॉडर्नाइजेशन करने के लिए। हमारे कंपनी के शेयर्स भी परचेस करती है ताकि कोई कंपनी अपना बिजनेस सक्सेसफुली रन कर सके, और फाइनेंशियल नीड पूरी करने के लिए वो कंपनी के बॉन्ड्स और डिबेंचर्स भी परचेस करती है। नेक्स्ट टाइप ऑफ बैंक इज एक्सचेंज बैंक्स, ठीक है। अब एक्सचेंज बैंक क्या एक्सचेंज करती होगी? करेंसी, किसके बदले में? इन अगेंस्ट ऑफ करेंसी ओनली, ठीक है। अब एक्सचेंज बैंक का काम क्या है? हम फॉरेन कंट्री से भी तो डील करते हैं, दूसरे देशों से हम क्या करते हैं? बिजनेस करते हैं, लेन देन चलता है, तो ये जो करेंसी कन्वर्ट करने का काम है ये कौन करके देगा? तो इसमें हमको हेल्प करेगा हमारा एक्सचेंज बैंक। ये एक्सचेंज बैंक किसके लिए रहेगा? बिजनेस करने वाले लोगों के लिए ही। अगर आप घूमने जा रहे हो स्विट्जरलैंड और आपको करेंसी एक्सचेंज कराना है तो आप कहाँ जाओगे? यू विल गो टू योर कमर्शियल बैंक जहाँ आपका अकाउंट है, ठीक है। एक्सचेंज बैंक में कौन जाएगा? जो लोग बिजनेस रन करते हैं उनको सर्विस प्रोवाइड करेगा एक्सचेंज बैंक। अब क्या क्या सर्विसेज प्रोवाइड करेगा? तो फर्स्ट इज फाइनेंसिंग ऑफ फॉरेन ट्रेड। मान लो कि आप किसी और कंट्री के साथ बिजनेस कर रहे हो, ठीक है। अब क्या होगा? बिजनेस कर रहे हो, हम तो कभी उस कंट्री में गए नहीं है, हमने ईमेल के थ्रू, हमने वीडियो कॉलिंग के थ्रू से बिजनेस डीलिंग की है, ठीक है। अब क्या होगा? आपको यहाँ से चीजें उनके कंट्री में अगर भेजनी है तो व्हाट यू नीड? यू अगेन नीड मनी, ठीक है। तो मनी के लिए वो पैसा कौन देगा आपको? अब आपको करेंसी लगेगी परचेज करने के लिए, अगर आपको वहाँ कुछ पेमेंट करनी है तो वहाँ की करेंसी लगेगी, तो फिर वो करेंसी कहाँ से आएगी? वो आपको प्रोवाइड करेगा एक्सचेंज बैंक। फाइनेंसिंग ऑफ
फॉरेन ट्रेड, ठीक है। सेकेंड इज इशू ऑफ लेटर ऑफ क्रेडिट। अब ये लेटर ऑफ क्रेडिट क्या होता है? जैसे हम दूसरे देश के साथ डील कर रहे हैं, आपने क्या किया, यहाँ से उनको आप बोल रहे हो कि मैं सामान भेजता हूँ, पर आपको अश्योरिटी तो चाहिए कि मैं जिसको सामान भेज रहा हूँ वो मुझे मेरा पैसा देगा या नहीं देगा, क्योंकि वो तो दूसरी कंट्री में बैठा है, हम दूसरे कंट्री में बैठे हैं, हमारे बीच में बहुत लंबा डिस्टेंस है। तो ऐसे केस में क्या होता है, बिजनेसमैन सामने वाले बिजनेसमैन से कहता है कि आप मुझे लेटर ऑफ क्रेडिट इशू करवा कर दीजिए। अब इसका कंसेप्ट आपको समझना पड़ेगा। फॉर एग्जांपल, मैं फॉरेन कंट्री में बैठी हूँ, आप इंडियन कंपनी में बैठे हैं, आप मुझे से बिजनेस डीलिंग कर रहे हैं, ठीक है। आपने आपकी चीजें मेरे कंट्री में भेजी ताकि मैं अपनी कंट्री में बेचूं और आपका प्रॉफिट आपको दूं और बाकी का प्रॉफिट मैं अर्न करूं। बट इसमें होगा कि आपको कुछ तो सिक्योरिटी लगेगी, आप ऐसे कैसे मेरे पास चीजें भेज दोगे। तो आपने मुझे कहा कि आप मुझे क्या इशू करो, लेटर ऑफ क्रेडिट इशू करो। तो मैं क्या करूंगी, अब मैं जाऊंगी मेरे बैंक, जहां पर मेरा बैंक अकाउंट है, मैं उनको बताऊंगी कि सर मैं किसी इंडियन पर्सन से बिजनेस डीलिंग कर रही हूँ और उनको लेटर ऑफ क्रेडिट इशू कर चाहिए। ना फॉर एग्जाम्पल, अगर आपने मुझे चीजें बेची है 5 लाख रुपीज, यानी आपने मुझे 5 लाख का सामान भेजा है और आपने मुझे बोला लेटर ऑफ क्रेडिट इशू कर दो, मैं मेरे बैंक गई, मेरा बैंक वाला पहले देखेगा कि मेरे अकाउंट में 5 लाख रुपीज है क्या। अब मेरे बैंक में फॉर एग्जाम्पल मान लो 8 लाख रुपीज डिपॉजिट है, ठीक है। 8 लाख में से 5 लाख मैं आपकी पेमेंट कर सकती हूँ, तो आंसर इज यस। तो मेरा बैंक वाला क्या करेगा, एक लेटर इशू करेगा बैंक के थ्रू कि दिस पर्सन हैज सफिशिएंट बैलेंस टू पे ऑफ योर डेट्स। और जैसे ही बैंक ने ये लेटर लिख कर दिया, वैसे ही वो मेरे 8 लाख में से 5 लाख रुपए साइड में रख देंगे, आपको पे नहीं करेंगे, क्योंकि ये लेटर भेज रहा है, अश्योरिटी दे रहा है मेरा बैंक कि जो आपका पेमेंट है वो आपको हो जाएगा। जैसे ही बैंक ने ये लेटर ऑफ क्रेडिट लिख कर दिया, वैसे ही मेरे 8 लाख में से मेरे 5 लाख रुपए तुरंत अलग हटा दिए जाएंगे। अब क्या होगा, जब मुझे अगर फॉर एग्जांपल आपको 3 महीने बाद पेमेंट करनी है, तो 3 महीने बाद बैंक आपको ये 5 लाख रुपीस जो उन्होंने असाइन कर दिए थे वो आपको पे कर देंगे। तो लेटर ऑफ क्रेडिट इज एन अश्योरिटी गिवन बाय द सेलर्स बैंक टू द बायर्स बैंक, ठीक है। लास्ट इज डिस्काउंटिंग ऑफ बिल्स ऑफ एक्सचेंज। बिल्स ऑफ एक्सचेंज का एक अलग कंसेप्ट है, अगेन ये भी ध्यान देना पड़ेगा। अब देखो, जैसे आप क्रेडिट में सेल करते हैं, किसी को चीजें बेचते हैं, तो क्या होगा, या तो मुझे पैसा देगा या तो वो मुझे पैसा नहीं देगा। तो क्या आप क्रेडिट में सेल्स ना करें। अब क्रेडिट में अगर नहीं बेचोगे उधारी में, तो उससे भी 2 चीजें हो सकती है। अगर आप क्रेडिट में बेच लो तो क्या होगा, फ्यूचर में पैसा आएगा, ठीक है। क्रेडिट में नहीं बेचा, मान लो बहुत बारिश आई, पूरा पानी शॉप में घुस गया, पूरा सामान खराब हो गया। अब क्या हुआ, जो चीज हम बेच सकते थे जिसमें फ्यूचर में पैसा मिलने वाला था, वो भी मिलेगा क्या, नहीं मिलेगा। तो इसका मतलब क्रेडिट में सेल्स करना चाहिए, बट दैट डिपेंड्स कि आप किससे डील कर रहे हो। अब मैंने आपको बोला कि हमने क्रेडिट में सेल किया, तो देयर इज 2 पॉसिबिलिटी, एक तो सामने वाला आपके पैसा देगा या तो नहीं देगा। तो ऐसे केस में जहां पर हम क्रेडिट में सेल कर रहे हैं और सामने वाले से आपको पेमेंट डाउटफुल लगती है, तो आप उससे क्या कीजिए, एक स्टैम्प पेपर पर लिखवा लीजिए कि पे मी इतना इतना सम आफ्टर दिस मंथ, और उस पर एक उसकी साइन ले लीजिए। इससे क्या होगा, इससे जब आप फ्यूचर डेट पर उसके पास जाओगे पेमेंट लेने के लिए, तो वो आपको डिनाई नहीं कर सकता। एग्जाम्पल, अगर आपने मुझे चीजें बेची और क्रेडिट पे बेची, और मैंने बोला कि मैं आपको 3 महीने बाद आकर पैसे दूंगी, आपने मुझे भरोसे को बोल दिया ठीक है चलेगा, 3 महीने हो गए, अब मेरे पास आए पैसे मांगने के लिए, और आपने बोला मेरा सामान का पैसा। मैं बोलूँगी कौन सा पैसा, मैंने कब सामान लिया, आपके पास कोई प्रूफ है। आप बोलोगे हाँ मेरे पास स्लिप है, मैंने आपका डायरी में लिखा था। तो वो तो आपकी डायरी है, आप अपनी डायरी में कुछ भी लिख सकते हो, इसमें ये तो कहीं प्रूफ नहीं हो रहा कि मैंने आपसे खरीदा। मैंने क्या कर दिया, आपका क्रेडिट से डिनाई कर दिया। ऐसी सिचुएशन ना आए, इसीलिए सेलर क्या करता है, एक स्टैम्प पेपर लेता है, उस पर लिख देता है पे मी ₹15,000 आफ्टर 3 months फ्रॉम टुडे, और वो क्या करता है, साइन करता है, और जिसको उसने सामान बेचा है उससे भी वो साइन लेता है और वो कागज उससे वापस ले लेता है। अब सेम सिचुएशन पे वापस जाते हैं, आपने मुझे क्रेडिट सेल किया था, आपने मेरी साइन ली थी, आप मेरे पास 3 महीने बाद आए, मैंने बोला कौन सा
क्रेडिट सेल मैंने कब खरीदा, तो नाउ यू हैव द स्टैम्प पेपर। आप मुझे वो स्टैम्प पेपर दिखाओगे तो मैं क्या हूँ, अब लीगली बाइंडेड हूँ आपको पेमेंट करने के लिए। अगर मैं फिर भी आपका पेमेंट नहीं करती तो आप मुझे कोर्ट में पेमेंट के लिए खींच सकते हो। दैट इज एडवांटेज ऑफ बिल्स ऑफ एक्सचेंज। ये मैंने कंसेप्ट बताया बिल्स ऑफ एक्सचेंज का। इसमें 4 टाइप की ट्रीटमेंट होती है। एक जो मैंने आपको बोला कि आपने बिल अपने पास रखा और 3 महीने बाद आपने मुझे वापस वो बिल दिखाया प्रूफ के नाम पर कि आपने उससे चीजें खरीदी थी। बट अब क्या हो रहा है, आपने जो बिल ऑफ एक्सचेंज बनाया था उसके लिए आपको कितना रुकना है, आपके लिए उसके लिए आपको 3 महीने तक रुकना है, ठीक है। बट अगर आपको कल ही अर्जेंट कैश की नीड है तो ऐसी सिचुएशन में यही स्टैम्प पेपर ले जाकर आप यही स्टैम्प पेपर आप कहाँ लेकर जा सकते हैं, अपने बैंक में जहाँ आपका अकाउंट है। आप अपने बैंक गए, आपने अपने बैंकर को ये बिल ऑफ एक्सचेंज दिया, तो मान लो आपका जो बिल ऑफ एक्सचेंज था वो था 15,000 रुपीज का, ठीक है। इसकी पेमेंट कब मिलने वाली है, 3 महीने बाद। तो बैंक क्या करेगा, आपको थोड़ा सा नॉमिनल अमाउंट काट के बाकी की कैश तुरंत दे देगा। एग्जाम्पल, बैंक ने आपको पे कर दिया 14,750, 250 रुपये कम दिए। ये 250 रुपये क्या किए बैंक ने, ये बैंक ने चार्ज किया कमीशन। बैंक भी आपको उधारी तो दे रहा है, इसका पैसा तो बैंक को कब मिलेगा, 3 महीने बाद। तो बैंक ने क्या किया, आपको टेम्पररी उधारी दी अगेंस्ट दैट बिल्स ऑफ एक्सचेंज। तो 15,000 आपको जो 3 महीने बाद मिलने वाले थे वो आपको अगले ही दिन बैंक ने दे दिए। कितने, 14,750, 250 उन्होंने डिस्काउंट रखा। क्यों, सिक्योरिटी। 2 महीने बाद जब वो बिल ड्यू होगा तो क्या होगा, बैंक जाएगा उस पर्सन के पास जिससे पैसे लेने। अगर वो पैसे नहीं देता तो फिर आपका अकाउंट था, पैसे आपको दिए गए थे, तो फिर बैंक आपके पास आएगा पैसे लेने के लिए। तो डिस्काउंटिंग ऑफ बिल्स ऑफ एक्सचेंज में फॉरेन बिल्स डिस्काउंट किए जाएंगे। जैसे फॉरेन कंट्री से आपने क्या किया, बिल्स ऑफ एक्सचेंज लिया सिक्योरिटी के तौर पर। अब आपको फंड्स की जरूरत है, उसने तो 6 मंथ्स वाला अगर बिल्स ऑफ एक्सचेंज दिया यानी वो 6 महीने बाद आपको पे करेगा, और आपको आज ही पैसों की जरूरत है तो यू विल गो टू एक्सचेंज बैंक। उनको आप अपना बिल्स ऑफ एक्सचेंज यानी वो स्टैम्प पेपर दोगे, वो आपको थोड़ा सा नॉमिनल डिस्काउंट काट कर बाकी का कैश आपको तुरंत दे देगा। इससे क्या हो जाएगा, आपकी जो फाइनेंशियल नीड है वो करंट टाइम में सेटिस्फाई हो जाएगी, आपको 6 मंथ्स के लिए वेट करना नहीं पड़ेगा। तो दीज वर द फर्दर 2 टाइप्स ऑफ बैंक्स इन आवर टॉपिक बैंकिंग। इसके आगे और भी टाइप्स है दैट विल कंटिन्यू इन आवर नेक्स्ट लेक्चर।